हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। ये जो डिफ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। इसको समझने के लिए जैसा कि हिंदी में भी लिखा है ऋजु या सीधी कोर पर विवर्तन, यानी हम यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल यूज करेंगे जो कि कैसा रहेगा, स्ट्रेट एज टाइप का रहेगा या सीधी कोर वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमको ज़रूरत किसकी है। एक हमारे पास ऑब्वियसली सोर्स रहेगा। सोर्स कैसा रहेगा, स्लिट के फॉर्म में लेंगे और मोनोक्रोमैटिक सोर्स होना चाहिए ये। ठीक है, वेवलेंथ नियर अबाउट लैम्डा। ऑब्स्टिकल के फॉर्म में हमने क्या यूज़ किया है, रेजर ब्लेड यूज़ किया है। कोई भी ऐसा हम ले सकते हैं शार्प स्ट्रेट एज वाला ऑब्स्टिकल यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन हो गया एमएन स्क्रीन। ठीक है, इन तीनों की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी कि तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या कह सकते हैं कि पैरेलल होने के साथ साथ ऑन द प्लेन ऑफ पेपर ये परपेंडिकुलर रखे होते हैं। ऑब्स्टिकल से सोर्स का डिस्टेंस है ए और ऑब्स्टिकल से स्क्रीन का डिस्टेंस होगा बी। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। तो बेटा अगर हम ये ऑब्स्टिकल, ये अवरोध अगर नहीं रखते तो क्या होता, ये सारी की सारी लाइट डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ती, स्क्रीन के ऊपर। और अगर ये स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है यानी एम से लेके एन तक का पोर्शन हमको पूरा कैसा दिखता, इल्यूमिनेटेड दिखता। हमारा पूरा स्क्रीन एक ब्राइट इल्यूमिनेटेड रीजन के फॉर्म में हमको मिलता। बट क्या होगा अगर हम इसके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल रख दें, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने ये ऑब्स्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या होगा, सोर्स से आने वाली लाइट इस ऑब्स्टिकल से टकरा कर यहीं रुक जाएगी और इसके आगे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर लाइट जाएगी नहीं। अगर ये लाइट यहाँ नहीं जाएगी तो P0 से N तक का पूरा रीजन कंप्लीटली डार्क मिलना चाहिए और P0 से M तक का जो रीजन स्क्रीन पर दिख रहा है ये कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड मिलना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिल रहा है, इसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन जो ये है कि P0N ये कंप्लीटली डार्क नहीं मिलता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ जो कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए था ड्यू टू दिस ऑब्स्टिकल, ये कम्प्लीटली डार्क ना मिलके क्या मिलता है, यहाँ पर हमको कुछ इंटेंसिटी मिलती है। और वो इंटेंसिटी कैसी मिलती है, जैसा कि यहाँ शो किया हुआ है, ये इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है। यहाँ P0 से अगर हम Q की तरफ आते हैं तो इंटेंसिटी डार्क ना होके घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है और उसके बाद Q पॉइंट के बाद कंप्लीटली हमको डार्क मिलता है, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि जो P0 से M तक का कंप्लीटली ब्राइट मिलना चाहिए था, है ना, जो कंप्लीटली डार्क मिलना चाहिए था वहाँ कुछ इंटेंसिटी मिली, और जो कंप्लीटली ब्राइट मिलना चाहिए था वहाँ क्या मिला, P0 से ऊपर की तरफ जाएं तो हमको कुछ यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। क्लियर हुआ, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। और इसके बाद क्या देखा हमने कि जब हम P0 से ऊपर की तरफ M की तरफ बढ़ते हैं तो जो फ्रिंजेस हमको ब्राइट और डार्क मिल रही थी उनमें भी ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। और इसके साथ साथ उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्लियर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी देखा कि P0M जो है ना, इसके आगे आफ्टर सम फ्रिंजेस परफेक्टली इल्यूमिनेशन हमको मिलता है उनका स्क्रीन पर। कुछ हमको क्या मिल रही है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क, ब्राइट की इंटेंसिटी डिक्रीज, डार्क की इंटेंसिटी इंक्रीज। कब, जब हम P0 से M की तरफ जा रहे हैं और उसके सेपरेशन भी घटते क्रम में मिल रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। और उसके बाद P0M के बाद में हमको कम्प्लीटली ब्राइट पोर्शन या कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमको मिलता है। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो P0 पॉइंट है हमारा, वहाँ पर इंटेंसिटी कैसी मिल रही है। P0 पॉइंट हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी एट द एज
P0 ऑफ द शेडो। यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा, ये पोर्शन हमारा फर्स्ट ग्राफ में हमने उसी को यहाँ पर बना दिया है। P0n जो कि कंप्लीटली डार्क होना चाहिए था, उस की शेडो यहाँ पर इसकी यहाँ पर पड़ रही है, उस शेडो का एज पॉइंट जो है P0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप सबको मालूम है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हाफ पीरियड जोन बनाने वाले हैं। किसके लिए अभी हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, P0 पॉइंट के लिए। तो जब P0 पॉइंट के लिए इंटेंसिटी निकालना है तो हमको यहाँ पर वेव फ्रंट के ऊपर क्या बनाने पड़ेंगे, हाफ पीरियड जोन बनाने पड़ेंगे। ये वेव फ्रंट कैसा है, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है बेटा, ठीक है। तो P0 स्क्रीन पर है, P0 के लिए इस वेव फ्रंट पर पोल जो हमने चूज किया है, वो पोल हमारा ये पॉइंट कौन सा है, ए। इस स्ट्रेट एज का शार्प पॉइंट जो ए है, ये इसका पोल हो गया। क्लियर। अब हमने यहाँ पर हाफ पीरियड जोन बनाए। जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हाफ पीरियड जोन, तो अपर हाफ पीरियड जोन्स जो होंगी यहाँ पर, वो सब की सब क्या होंगी, एक्सपोज्ड होंगी लाइट से। और लोअर पार्ट जो है उसका वो क्या रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा बाय द स्ट्रेट एज, यानी कि ऊपर, क्योंकि ये बीच में क्या रहा, हाफ पीरियड जोन बना रहे हैं, ऊपर का पोर्शन तो इल्यूमिनेटेड था, तो वो सारी की सारी जोन जो ऊपर हैं वो सारी एक्सपोज रहेंगी, लेकिन जो हाफ पीरियड जोन का पार्ट नीचे आ रहा है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। तो P0 पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको कितना मिलेगा, हम जानते हैं कि ये जब हम कैलकुलेट करते थे तो हमने क्या निकाला था कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से P0 पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R1, सेकेंड हाफ पीरियड जोन की वजह से P0 पॉइंट पर एम्पलीट्यूड R2, थर्ड जोन की वजह से R3, फोर्थ जोन की वजह से R4। जो यहाँ पर हम, आप सबको मालूम है कि कैसे हाफ पीरियड जोन बनाते हैं, आपने पिछले टॉपिक को देखा होगा, समझा होगा, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। पर यहाँ पर हमने प्लस और माइनस साइन क्यों लगाए, ये भी याद होगा कि ये जितने भी हाफ पीरियड जोन यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, ये किस तरीके से देते हैं, ये अपोजिट फेजेस में होते हैं, इसलिए प्लस और माइनस साइन का यूज होता है। जब हम इनको निकालेंगे, इनका रिजल्ट निकालेंगे, तो फाइनली हमको P0 पॉइंट पर क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A0 किसके इक्वल है, R1/2 के इक्वल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे मिलता है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड A0 है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, वी नो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, तो ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू रखोगे R1² डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या किया, P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी मिल रही है ये कैलकुलेट किया। कहाँ पर, जो अभी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ, कि ये P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है। अब ये P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी हमने किसकी वजह से निकाल ली, यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वो हमारी आ गई इंटेंसिटी R1²/4। अब इंटेंसिटी निकालनी है अबव P0 पॉइंट। अबव P0 पॉइंट तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ऊपर हमारा P1 पॉइंट ये हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, स्क्रीन पर P1 पॉइंट के लिए ध्यान देना, स्क्रीन पर P1 पॉइंट के लिए इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस वेव फ्रंट पर हमने जो पोल चूज किया है वो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके O1 हमारा पोल आया। यहाँ O1 को सेंटर लेते हुए अगेन हमने हाफ पीरियड जोन बनानी है, और जब हाफ पीरियड जोन बनाएंगे तो अब आपको फेज डिफरेंस जो मिलेगा, सॉरी पाथ डिफरेंस जो मिलेगा इनके बीच में, P1 पर जो लाइट यहाँ से जा रही है, P1 पर जो लाइट यहाँ से जा रही है, ये डिस्टेंस अब हमारा इसके लिए कितना हो जाएगा, O1 P1 इज इक्वल्स टू B। और यहाँ से आप ये क्या लोगे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का आ रहा है। कैसे आ रहा है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल मिल रहे हैं SAP1 माइनस SO1 P1, और इसको आप लिख सकते हो SA प्लस AP1, और ये हो जाएगा SO1 प्लस O1 P1। अब आपको पता है कि SA आपने लिया था A, और अगर हम ऐसा मान लें कि SA ये SO1 के बहुत ही पास में है तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं। P1A और P1 O1 ये हमारे पास बचेगा
P1O1 इज B, ठीक है, और ये जो है B प्लस लैम्डा बाय 2, तो कैंसिल किया वैल्यू पुटअप करके, तो P1A माइनस P1O1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, मतलब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कैसा है हमारे पास, लैम्डा बाय 2 है। ये क्या बनाया है हमने, ये हमारा पहली लोअर हाफ पीरियड जोन के लिए हमने ये ड्रॉ किया है। क्लियर हो गया। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए कहाँ पर, P0 से ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो पाथ डिफरेंस हमको पता चल गया कितना है इन दोनों के बीच में, लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, तो अगर हम हाफ पीरियड जोन P1 पर बना रहे हैं तो अपर हाफ पीरियड जोन जितनी भी हैं और उसके बाद नीचे की एक हाफ पीरियड जोन, ये सब लाइट से एक्सपोज्ड होंगी। ठीक है, और उसके बाद सारी की सारी कैसी होंगी, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगी। ये P0 से ऊपर ये जो P1 पॉइंट है, यहाँ पर जो हमने हाफ पीरियड जोन बनानी है, ये हाफ पीरियड जोन इसके ऊपर की सारी और नीचे की एक, समझ गए, नीचे की एक और ऊपर की सारी एक्सपोज्ड रहेंगी, बाकी सब ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगी। तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P1 पर कितना मिलेगा, ऊपर की सारी अपनी एक्सपोज्ड हैं, तो हमारा पूरा ये वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4, ऐसे सारे जितने भी बनेंगे सब आ जाएंगे। प्लस नीचे की उस O1 पॉइंट से नीचे कितनी आ रही हाफ पीरियड जोन, एक आ रही है, इसलिए उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, R1। और P1 पॉइंट पर सबकी वजह से रिजल्टेंट कितना हो गया, तो हम जानते हैं कि जो सम हम लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं, ये सब के अलग अलग एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, इसलिए हम ये करते हैं। अपोजिट फेज है इसलिए हमने माइनस प्लस लगाया हुआ है, और इसका रिजल्ट हम जानते हैं R1/2, और ये हमारा ऑलरेडी R1 है। नीचे की लोअर हाफ पीरियड जोन जो एक्सपोज्ड है उसका एम्पलीट्यूड है। आप वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, आपको P1 पॉइंट के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिला, 3/2 R1। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुटअप करोगे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड में, तो आपको इंटेंसिटी मिली 9/4 R1 स्क्वायर। मतलब जो P1 पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिल रही है वो P0 पॉइंट पर मिलने वाली इंटेंसिटी का 9/4 टाइम्स है, सॉरी 9 टाइम्स है। R1 स्क्वायर बाय 4 हमको मिला था, और ये कितना मिल रहा है, उसका 9 टाइम्स मिल रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, P2 पॉइंट अगर है तो इंटेंसिटी कितनी है, तो फिर हमने P2 पॉइंट के लिए हमने क्या किया, वेव फ्रंट पर दूसरा पोल बनाया, और ये पोल हमारा क्या आ गया, O2 आ गया। अब O2 को सेंटर मान के हम हाफ पीरियड जोन बनाएंगे यहाँ पर, तो पहले हम इसके बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनके और इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। किसके साथ, इसके साथ ले रहे हैं, ए पॉइंट के साथ में ले रहे हैं बेटा पाथ डिफरेंस, तो SA P2 माइनस SO2P2, आप इसको पुटअप करोगे SA प्लस AP2, इसको लिखोगे SO2 प्लस O2P2, और वैल्यूज पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 λ/2। अब अगर हाफ पीरियड जोन आप प्लॉट कर रहे हो तो O2 पॉइंट के ऊपर के सारे हाफ पीरियड जोन और इसके नीचे के 2 हाफ पीरियड जोन जो होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे, लाइट से उद्भासित होंगे, और बाकी के सारे जो है रेस्ट है वो सारे ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगे। किसके द्वारा, स्ट्रेट एज के द्वारा। समझ गए। ये हमको जो मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है, सेकेंड लोअर हाफ जोन के लिए मिल रहा है ये वाला। तो क्लियर हो गया। तो नीचे की 2 लोअर हाफ पीरियड जोन और ऊपर के सारे एक्सपोज्ड हैं, जबकि बाकी के जो नीचे के हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो इस हिसाब से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर के सारे, तो अगेन R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 एंड सो ऑन। ठीक है, और नीचे के मैंने अभी बताया कि 2 हाफ पीरियड जोन हैं, तो नीचे के 2 यानी कि पहले का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है R2, अपोजिट फेज में है इसलिए विथ माइनस साइन आ गया। अब हम फिर जानते हैं, अब तो याद हो गया होगा तुम लोग को कि जितना भी ये ऊपर के एक्सपोज्ड है इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो एल्जेब्रिक सम का है वो कितना मिलता है, R1/2। ये R1 आ गया, ये माइनस R2 आ गया। आपने इनको सॉल्व किया तो A2 मतलब P2 पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है A2 वो किसके इक्वल आ गया, 3/2 R1 माइनस R2। तो ये जो A2 होगा ये A1 से कम होगा, यानी P1 पॉइंट पर जितना एम्पलीट्यूड मिला है उससे कम एम्पलीट्यूड किसका होगा, जो वेव P2 पॉइंट पर पहुंच रही हैं उसका।
क्लियर हुआ? इसको आपने याद रखना है यहाँ पर, ये अपन आगे डिस्कस फिर से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट P3 की। जैसे हमने यहाँ पर बनाए हुए थे ऑलरेडी कि P1, P2, P3। अब हम अगर मान लो P3 पॉइंट के लिए इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम फिर क्या करेंगे, वैसे ही हम अपने ट्रायंगल बनाएंगे। स्क्रीन पर हमारे पास P3 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है P3 के लिए, और जब P3 के लिए करें ये यहाँ पर n रहेगा, ठीक है। P3 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, O3 आ जाएगा। फिर O3 को सेंटर मान के हम हाफ पीरियड जोन बनाएंगे, यहाँ से अपन पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमको पाथ डिफरेंस P3A माइनस P3O3 मिलेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3 λ/2 मिल जाएगा। अब हाफ पीरियड जोन बना रहे हैं तो ऊपर के सारे और नीचे के 3 हाफ पीरियड जोन लाइट से एक्सपोज्ड होंगे, और बाकी नीचे के सारे जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट एज से रुक जाएंगे, ठीक है। हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर के तो सारे हमारे एक्सपोज्ड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन नीचे के ऊपर अगर हम गए हैं तीसरे पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो 3 हाफ पीरियड जोन हमको नीचे वाले पार्ट में मिलेंगी जो उद्भासित रहेंगी, एक्सपोज रहेंगी, और उसके नीचे जो स्ट्रेट एज के सामने आ जाएंगे वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगे। तो उस केस में फिर P3 पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ये ऊपर के सारे जोन के लिए आ गया, और नीचे की 3 है अगर लोअर पार्ट की तो 3 एम्पलीट्यूड मिल गए। ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस प्लस क्यों है, क्योंकि अपोजिट फेज में है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, R1/2। और सिमिलरली ये हमने कॉपी कर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमको फाइनली क्या मिला, ये। अब ये जो A3 एम्पलीट्यूड है ये कैसा है, A1 P1 पॉइंट के एम्पलीट्यूड से छोटा है और A2 जो है उससे बड़ा है। P2 पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिली थी उससे ज़्यादा है, लेकिन A1 पॉइंट पर जो हमको P1 पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड मिला था उससे छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने P1, P2, P3 के लिए निकाला है, अगर हम आगे के पॉइंट के लिए भी निकालते हैं तो हमको A4 P4 पॉइंट के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट P5 के लिए अगर हम निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो ये मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे एम्पलीट्यूड अगर हम लिखें तो हमको कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट सक्सेसिव मैक्सिमास, जितने मैक्सिमा होंगे वहाँ पर डिक्रीज होगा, और जितने भी मिनिमा होंगे वहाँ पर ये इंक्रीज होगा। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि A1 जो है ये किससे ग्रेटर देन है, A3 से ग्रेटर देन है, और किससे ग्रेटर देन है, A5 से भी ग्रेटर देन है। यानी P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद अपने पास A3 की इंटेंसिटी जो होगी वो हमको कुछ अलग मिल रही है, A5 की इंटेंसिटी कुछ और मिल रही है। ये सारे मैक्सिमास को शो कर रहा है। और हमने बात की थी शुरू में कि जैसे से P0 पॉइंट से आगे बढ़ते हैं जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा की वो घटते क्रम में मिलती है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होती चली जा रही है, समझ गए ये। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट सक्सेसिव मिनिमास इंक्रीजेज, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है A2 का ग्रेटर देन है A4 से, A4 का ग्रेटर देन है A6 से। यानी कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव, ये कहना चाहिए कि जो मिनिमा है, डार्क इंटेंसिटी है, उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद कुछ दूरी के बाद वो सब पूरे एक जैसे मिल जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देख लिया कि P0 पर इंटेंसिटी कितनी थी, P0 से ऊपर इंटेंसिटी कितनी थी, अलग अलग पॉइंट कंसीडर करके निकाल लिया, उसका हमने एक कंक्लूजन भी निकाल लिया कि क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे कि नीचे क्या हो रहा है। तो इंटेंसिटी एट बिलो पॉइंट P0 है ना, तो यहाँ पर फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P1 यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने वेव फ्रंट पर एक सेंटर लिया, इसका पोल बनाया, और पोल से हमने क्या किया, फिर से पाथ डिफरेंस इनके बीच का निकालना है। और जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि P1 माइनस P1 ये है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो λ/2 है। और अगर हम O1 को पोल को सेंटर मानकर हाफ पीरियड जोन बनाते हैं तो ये हाफ पीरियड जोन बनाने पर ऑल लोअर, नीचे की पूरी
और वन ऑफ द अपर, है ना, वन ऑफ द, एक आएगी ऊपर, इसको सेंटर मानेंगे तो एक आएगी ऊपर हाफ पीरियड जोन, और नीचे की सारी, ये सारी की सारी क्या रहेंगी, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगी स्ट्रेट एज से, और ऊपर की बाकी की सारी जितनी है ऊपर की वो कैसी होंगी, लाइट से एक्सपोज्ड होंगी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी वजह से P1 पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड है उनको तो हमने लिखना ही नहीं है, तो ऊपर का एक जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, नीचे की सारी ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो अगर R1 ऑब्स्ट्रक्टेड है तो बची कितनी, R2 से लेके बाकी की सारी हमको मिल रही, तो R2 माइनस R3 प्लस R4, इस तरीके से हमने बची हुई रिमेनिंग जो है उनको लिख लिया, और इनका हमको मालूम है कि रिजल्ट कितना आएगा, R2/2। क्लियर हो गया। तो ये जो A1 डैश मिला है एम्पलीट्यूड, ये इस पॉइंट पर मिलने वाले एम्पलीट्यूड से छोटा होता है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी इसकी, यहाँ की इंटेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम होने वाली है। इसके आगे एक और पॉइंट कंसीडर कर लो, हमने यहाँ पर मान लो P2 पॉइंट ले लिया, P2 डैश ले लिया। अब P2 डैश पर इंटेंसिटी निकालनी है तो अगेन आप यहाँ पर इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, एक पोल बनाओगे, और जब पोल बनाओगे तो फिर उसका पाथ डिफरेंस यहाँ से निकालोगे, तो वो P2 डैश A माइनस P2 डैश O2 डैश करोगे, तो जब आप वो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2λ/2, और फिर O2 डैश जो हमने लिया है पोल P2 डैश पॉइंट के लिए, फिर उसको सेंटर मान के हाफ पीरियड जोन बनाओगे आप। तब जब हाफ पीरियड जोन बनेगी तो उसको स्टडी अगर हम करें तो क्या देखेंगे कि ऊपर की 2 हाफ पीरियड जोन और नीचे की सारी, ये सब ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगी ड्यू टू दिस ऑब्स्टिकल, और बाकी बची हुई जितनी ऊपर की रहेंगी, 2 तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई ऊपर की, लेकिन 2 के बाद वाली हमको नजर आएंगी। इसको सेंटर माना, और ये हमने एक जोन बनाई, दूसरी जोन बनाई, तीसरी जोन बनाई, तो जितना हिस्सा जोन का यहाँ आ रहा है वो एक्सपोज्ड रहेगा, और जितना यहाँ पर आ रहा है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। तो उस केस में P2 डैश पॉइंट जो हम लेंगे उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 ऑब्स्ट्रक्टेड है तो 2 छूट गए, और बाकी के सारे R3 R4 R5 R6 और आगे के सारे हमको मिलेंगे, और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगेन कितना मिलेगा, R3/2 मिलेगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर मिल रहा है P2 डैश पॉइंट के लिए, वो पहले वाले एम्पलीट्यूड से फिर छोटा होगा। ऐसे ही हम आगे के और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि हर बार हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आगे के पॉइंट के लिए कैसा मिल रहा है, और छोटा मिलता जा रहा है। A3 डैश अगर हम देखेंगे तो R4/2, A4 डैश अगर हम निकालते हैं तो R5/2, इस तरीके से हमको ये मिलने वाला है। क्लियर है। अब देखते हैं कि पोजीशन जो है, ये तो हमने बात कर ली कि इन पॉइंट्स पर हमको किस तरीके से मिल रही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब अगर हम पोजीशन निकालना चाहते हैं फ्रिंजेस की तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो डायग्राम था, फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पर हम देखें कि P0 पॉइंट जो है उसके ऊपर स्क्रीन पर P1 पॉइंट है, P3 पॉइंट है, या P5 या और आगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। ये हमने जो एम्पलीट्यूड निकाला उससे हम समझ सकते हैं। और ऐसे ही जो जितने भी P2 P4 P6 इस तरीके के हमारे इवन नंबर्स हैं, वहाँ पर हमको डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं। तो nth पॉइंट अगर हम ले लें तो यहाँ पर इस पॉइंट P1 पर n हाफ पीरियड जोन हमको मिलेंगी। किसके बीच में, ये हाफ पीरियड जोन हमको, जो हम यहाँ से जब लेंगे तो ये सपोज हमारा n था, तो A से लेके ON तक हमारे पास कितनी हाफ पीरियड जोन आएंगी, n हाफ पीरियड जोन आएंगी इस वेव फ्रंट के ऊपर जो हम ड्रॉ करेंगे। तो उसकी रेडियस, nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस कितनी हो जाएगी, Rn डैश, यहाँ से अगर हम बनाएं, ठीक है। तो ये जो Rn डैश होगा ये किसके इक्वल होगा, AON डैश के, और ये हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमको ये इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, √AB लैम्डा डिवाइडेड बाय A+B इंटू √n। अब ये AON अगर बहुत छोटा कंसीडर कर लेते हैं तो क्या होगा, तब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर ये हम मान लें कि बहुत छोटा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली SA = SON मान लें, है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 ट्रायंगल अगर हम मान लें, तो ये एक ट्रायंगल हमने लिया SAON और दूसरा ट्रायंगल ले लिया SPO PN, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिखेंगे, सिमिलैरिटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू इस दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, P0 PN, और इसका बेस कितना हो गया A प्लस बी, और इसका परपेंडिकुलर AON अपॉन इसका बेस A, और AON की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, सॉल्व करेंगे। P0 PN जो स्क्रीन पर है ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हमने XN से रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू पुटअप कर दी। सॉल्व करोगे आप इसको तो आपको कितना मिलेगा, XN की वैल्यू इसके इक्वल मिलेगी A प्लस बी, बी लैम्डा डिवाइडेड बाय A ओवर रूट और इंटू रूट N। ठीक है, और ये हमारे सारे कांस्टेंट्स हैं, तो हमने एक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर N हमारे नंबर्स हैं, 1 3 5 अगर हम लिखते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं तो वहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जितने भी इवन रहेंगे वहाँ पर हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि P0 पॉइंट के ऊपर जो सेपरेशन है बिटवीन फ्रिंजेस वो डिक्रीज होता चला जाता है, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुटअप करके देखें तो। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वो कैसी है, तो यहाँ पर ये कर्व हमने बनाया, इस फिगर को हम ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से जैसे हमने ये बनाया था। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे कि ये P0 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हमारा P0 पॉइंट है। यहाँ पर P0 पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी निकाली थी कि P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी ये कम दिख रही है। ठीक है, उसके बाद P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिली थी हमको। ठीक है, तो P1 पॉइंट जो है हमारा ये, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिल रही है, और ये हमने कैलकुलेट की थी, ये नियर अबाउट हमको मिली थी फर्स्ट जो 9/4 R1 स्क्वायर, यानी इस पर जो एम्पलीट्यूड यहाँ P0 पॉइंट के लिए जो हमारा एम्पलीट्यूड था R1 स्क्वायर बाय 4 है ना, एम्पलीट्यूड था R1/2, इंटेंसिटी थी R1 स्क्वायर बाय 4, इसका 9 टाइम्स हमने देखी थी P1 पॉइंट के लिए इंटेंसिटी, तो ये इतनी है और P1 पॉइंट की इंटेंसिटी इतनी है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिली है। P2 पॉइंट पर इंटेंसिटी अगेन हमने कहा, बात की थी कि कम है इसके कंपैरेटिवली। P3 पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको ये मिल रही है। सिमिलरली P4 पर अगेन इंटेंसिटी घट गई, P5 पर अगेन बढ़ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम P0 से ऊपर, यहाँ पर अगर मैं M पॉइंट लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P0 से M की तरफ बढ़ रहे हैं, P0 से M की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे से हमको शुरू में कुछ क्या मिलते हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। M के आगे रीजन पूरा यहाँ पे आगे हमने कहा था एक जैसा इल्यूमिनेटेड हो जाता है, और यहाँ पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से अल्टरनेट फ्रिंजेस मिली। ब्राइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम और कम हो गई और कम हो गई, तो ब्राइट की इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डार्क की इंटेंसिटी हमने कहा था कि बढ़ती जा रही है, तो डार्क की इंटेंसिटी अगर हम मान लें कि यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई, ये पॉइंट पर इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई, और जैसे जैसे फाइनली ये क्या होता है कि इक्वल हो जाती है, एक पॉइंट के बाद आके सब एक जैसी कांस्टेंट और फिर इल्यूमिनेटेड पोर्शन। और हमने एक पॉइंट ये भी कहा था कि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो धीरे धीरे घट जाता है। यहाँ पर अगर ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं दूर है, तो आगे जाके ये ब्राइट फ्रिंजेस की या डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता चला जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के समझाना। अच्छा, ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट एज रखी हुई है, P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत कम मिल रही है, और इसके नीचे यहाँ पर हम देखें तो ऑब्स्टिकल था, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम मिली, इसलिए ये इंटेंसिटी भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि स्ट्रेट एज की वजह से ये जो कंप्लीटली डार्क पोर्शन मिलना चाहिए था वहाँ पर कुछ इंटेंसिटी हमको मिलती है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फाइनली कंप्लीटली डार्क की तरफ ये आगे बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो
यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहाँ पर ये जो शेडो मिल रही है, शेडो पे कुछ पोर्शन यहाँ पर कम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेट हमको फ्रिंजेस मिलती हैं, और इंटेंसिटी जो फर्स्ट हमको मिल रहा है P1 पॉइंट पर, ये 9 टाइम्स होती है हमारे P0 पॉइंट की इंटेंसिटी के, आगे बढ़ने पर डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी किसकी, ब्राइट की, और इंक्रीज होती है डार्क की, और फाइनली फिर एक जैसा हमको ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते यहाँ पर एक जैसा हो जाता है, और यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू।